गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक वाला पार्ट, और ये पार्ट था हमारे पार्ट 6 नंबर का। आज अपन पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, और आज हम इसके पार्ट 2 के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय जब उसको रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो किन किन स्टेपों का ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि जो रासायनिक समीकरण के बारे में हमने पढ़ा था, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं और किस उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उनके विभिन्न अणुसूत्र और उनके विभिन्न परमाणुओं को जब उसके प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखो, कोयला जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया के रूप में हम बोल रहे हैं कि कोयला जल रहा है, कोयले की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में हो रही है। कोयला या कार्बन बोल सकते हैं इसको। कोयले की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ऐसी स्थिति में यदि इसको हम संकेतों के रूप में लिख रही है C+O2 gives us CO2, तो ऐसी स्थिति के अंदर यह कहलाती है रासायनिक समीकरण। और इस रासायनिक समीकरण के क्या क्या चरण होंगे या रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न स्टेप क्या होंगे, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, विभिन्न चरणों में जैसे पहले चरण की बात करें, हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का पहला चरण की बात करें, फर्स्ट चरण की बात करें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके क्रियाकारक या अभिकारकों को लिखते हैं। क्रियाकारक या अभिकारकों को लिखा जाता है। क्रियाकारक, ये इसको बोलते हैं अभिकारक। क्रियाकारक या अभिकारकों को पहले लिख करके तीर का निशान लगाया जाता है। क्रियाकारक या अभिकारक किसे कहते हैं? सबसे पहले बात आती है हमारे पास में कि साहब ये क्रियाकारक या अभिकारक क्या है। तो देखो मैं बताता हूं आपको, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जैसे सिंपल तरीके से अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि उसी रासायनिक अभिक्रिया को ले रहा हूं मैं C+O2 gives us CO2। C+O2 gives us CO2। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, मैंने बताया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय सबसे पहला चरण क्या होता है कि उसके क्रियाकारक या अभिकारक को लिखा जाता है और तीर का निशान लगाया जाता है। देखो, ये जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वे पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के पश्चात कोई भी द्वितीय पदार्थ बनाते हैं या उत्पाद बनाते हैं, तो क्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक के नाम से जाना जाता है। यहां पर यही बात बताई जा रही है कि सबसे पहले जो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं यानी कि क्रियाकारक या अभिकारक हैं, उनको लिख करके तीर का निशान लगा दिया जाता है। जैसे सबसे पहले या कार्बन और ऑक्सीजन में क्रियाकारक या अभिकारक कौन से पदार्थ हैं? कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कार्बन और ऑक्सीजन को लिखा और तीर का निशान लगा दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में तीर के निशान के आगे उत्पाद को दर्शाया जाता है, उत्पाद को लिखा जाता है। जैसे उत्पाद क्या बना हमारे पास में CO2, तो तीर के निशान के आगे या तीर के निशान के सामने किसको लिखा जाता है बेटा? CO2 को लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय या रासायनिक अभिक्रिया को समझाते समय
सबसे पहले अभिकारकों को लिखते हैं, उसके पश्चात तीर का निशान लगाते हैं और तीर के निशान के आगे उत्पाद को लिखा जाता है। यानी कि यहां क्रिया करने वाले क्रियाकारक अभिकारक कौन कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन है। और क्या उत्पाद बन रहा है? CO2 बन रहा है। ठीक है, ये इसका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप की बात करें हम, तो पहले दो डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। ये अभी क्रिया कर रही हैं, तो ये तो इधर क्या है? क्रियाकारक, क्रियाकारक। और ये क्या बन रही है? क्रियाफल या उत्पाद। क्रियाफल या क्या बोल सकते हैं हम? उत्पाद। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों के क्रिया करने के पश्चात जो पदार्थ हमको प्राप्त होता है उसे क्रियाफल या उत्पाद के नाम से जाना जाता है। पहला स्टेप, अभिकारक लिखे, तीर के निशान से पहले अभिकारकों को लिखा, तीर का निशान लगाया, उसके सामने उत्पाद को लिखा जाता है। दूसरा स्टेप क्या आता है? देखो, दूसरा स्टेप आता है यदि क्रियाकारक या क्रियाफल, क्रियाकारक या क्रियाफल यदि एक से अधिक है तो उन दोनों के बीच में धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे हमको दिख रहा है, क्रियाकारक क्रिया करने वाले पदार्थ हमारे पास इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में दो हैं। एक हमारे पास में कार्बन है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। तो दो अभिकारक क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि अभिकारक एक से अधिक है तो इनके बीच में धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यदि इसी प्रकार से यहां पर, तो इस एग्जाम्पल में तो अपने पास में एक ही उत्पाद प्राप्त हो रहा है। यदि एक से अधिक उत्पाद प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में भी क्या करेंगे हम? एक से अधिक उत्पाद प्राप्त हो ऐसी स्थिति में भी हम एक धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते, उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई A और B दो अभिकारक हैं, ये आपस में क्रिया करके C और D उत्पाद बनाते हैं, C और D उत्पाद बनाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम कि A और B दो अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं तो इनके बीच में धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और एक से अधिक उत्पाद बन रहे हैं, C और D बन रहा है, तो इनके बीच में भी धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा समझने वाली बात क्या हुई कि जब एक से अधिक अभिकारक या एक से अधिक उत्पाद बनते, एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो उन दोनों के बीच में धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और एक से अधिक यदि उत्पाद बनते हैं तो उनके मध्य में भी धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम आते हैं तीसरे स्टेप पर। इसके तीसरे स्टेप पर कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में तीसरा स्टेप क्या होगा? देखो तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप होगा हमारे पास में द्रव्यमान संरक्षित होता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षित रहता है। देखो द्रव्यमान किस प्रकार से संरक्षित रहता है बताने का अर्थ क्या है? देखो जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा है C+O2 गिव्स क्या बन रहा है? CO2। तो देखो द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यह क्या बताना चाहता है कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो भी अभिकारक है, एक अभिकारक है या एक से अधिक अभिकारक है, उनका जो द्रव्यमान होता है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद का भी द्रव्यमान अभिकारक के क्या होता है? समान होता है। मैं रिपीट करता हूं, द्रव्यमान संरक्षित रहने का अभिप्राय है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है उत्पाद बनने के पश्चात उत्पाद का द्रव्यमान भी उतना ही होता है जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होता है। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जितने परमाणु अभिकारकों में रासायनिक अभिक्रिया होते समय भाग लेते हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान, इसको हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं।
किस नाम से जानते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं उनका द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के समान होता है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का मान न तो बढ़ता है और न ही द्रव्यमान का मान घटता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं हम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया घटित होने के पश्चात संरक्षित होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के नाम से जानते हैं। और इस एग्जाम्पल को देखें हम कि किस प्रकार से सब द्रव्यमान संरक्षित होता है। तो इसी एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, देखो कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, और इसका द्रव्यमान होता है 12। द्रव्यमान कितना होता है? 12। इधर ऑक्सीजन का देखें तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका द्रव्यमान होगा 16। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन की बात करें तो 2 और 1 का कितना होता है? 16। ठीक है, कितना हुआ कुल? 12 प्लस 32, यानी कि टोटल कितना हो गया? 44 कितना हो गया? 44। इसके बाद में देखते हैं एक कार्बन है, कार्बन कितना होता है? 12 और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? वही 32 हो जाएगा। टोटल कितना होगा? 44। टोटल कितना होगा बेटा? 44। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या देख रही है? 44 ग्राम ही किसका मान है? अभिकारकों के द्रव्यमान का, और 44 ग्राम ही किसका मान है? उत्पाद के द्रव्यमान का। यानी कि अभिकारकों का जो द्रव्यमान था उत्पाद का द्रव्यमान भी क्या है? उसके समान है। और प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में ठीक इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो द्रव्यमान होता है उत्पाद का द्रव्यमान भी वही होता है, और इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। और यही हमारा एक स्टेप है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहे, इसके लिए हमको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, चौथा स्टेप होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारकों के परमाणु भाग ले रहे हैं, जो अभिकारकों, जितने अभिकारकों में जितने परमाणु उतने परमाणु किसमें होंगे? उत्पादों में होंगे। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप होगा, उसमें और बात समझ में आएगी अपने। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? तीसरे स्टेप में हमने देखा कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होता है उत्पादों का उतना ही द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा चौथा में, अभिक्रिया के दोनों ओर। चौथा स्टेप क्या आता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में हम देखें कि परमाणु, भाग लेने वाले परमाणु कम या अधिक दिख रहे हैं। अभिकारक जितने भाग लिए, हो सकता है उत्पाद ज्यादा हो या अभिकारक कम हो। ऐसी स्थिति में रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्या किया जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है? देखो, जैसे अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास में A और उसके साथ में है B, और ये बना रहे हैं C और D बना रहे हैं, C प्लस D बना रहे हैं। A के 2 परमाणु, इसमें अपन देखते हैं ये AB बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? AB बना रहे हैं। ठीक है, या A2B बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? A2B बना रहे हैं। हम देख रहे हैं इधर A का मान कितना है? 1 है, और इधर A का मान कितना है? 2 है। ठीक है, इधर B का मान 1 है, इधर B का मान 1 है। यानी कि परमाणुओं की संख्या इधर 1 है, इधर 2 है। ऐसी स्थिति में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि इधर A के परमाणु ज्यादा है, इधर A के परमाणु ज्यादा है, इधर एक परमाणु क्या है? कम है। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। और किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है? कोई भी परमाणु भाग ले रहे हैं, उसके आगे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग किया जाता है।
पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग कैसे किया जाता है कि यहां जैसे पैर के नीचे जो लगा होता है, चाहे इसके पैर के नीचे लगा हो, चाहे इसके पैर के नीचे कोई अंक लगा हो, इसके पैर के नीचे कोई अंक हो सकता है, इसके पैर के नीचे कोई अंक हो सकता है। ऐसी स्थिति में उन अंकों के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की जाती है, बल्कि कहां अंक लगाया जाता है कि जैसे इधर a का मान 2 है तो 2 कहां लगाएंगे हम, इस 1 के सामने लगा देंगे। इस प्रकार से इधर कितने हो गए, a का मान पर a के परमाणु कितने हैं, 2 हो गए, और अब इधर भी कितने हैं, 2 है। b के इधर कितने हैं, 1, इधर भी कितना है, 1। तो अब इस रासायनिक समीकरण को क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उत्पाद या अभिकारक जिस ओर भी परमाणुओं की संख्या कम है, जिस भी तत्वों के परमाणुओं की संख्या कम है, ऐसी स्थिति में उधर उसके सामने सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग किया जाता है, जिससे वो रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाए। यानी कि एक तरह से हम देखें तो सबसे पहले जैसे 2 के अंक का प्रयोग करके देखते हैं, अगर उससे संतुलित हो जाए तो ठीक है। 3 के अंक का प्रयोग करके देखते हैं, 4 के अंक का प्रयोग करके देखते हैं। यानी कि कोशिश ये करते हैं कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग किया जाए और उससे रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाए। तो देखो, इसके लिए भी एक विधि का नाम देते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। क्या नाम देते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। क्या नाम देते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलन की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि। देखो, हिट एंड ट्रायल विधि में क्या पढ़ते हैं हम, हिट एंड ट्रायल विधि वह रासायनिक समीकरण संतुलन की वह विधि जिसमें रासायनिक समीकरण संतुलन के लिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांकों का उपयोग करते हुए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ऐसी विधि क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। यानी कि यहां 2 की आवश्यकता है तो हम 2 का मतलब ये नहीं कि 4 लगाएंगे, हम 2 की आवश्यकता है तो सबसे छोटे अंक 2 का ही प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, 3 की आवश्यकता होगी 3 का प्रयोग करेंगे, बड़ी अंक संख्या लगा करके उसको संतुलित करने की नहीं सोचेंगे। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम देखते तो यहां भी लगा सकते थे कि जैसे 2 नहीं लगा करके यहां मान लीजिए हम 2 नहीं लगाते और यहां हमने मान लीजिए 4 लगा दिया। 4 लगाने के बाद क्या होगा, इधर 2 ही है तो इधर क्या लगा दिया हमने 2, तो ये क्या हो गया 2 दूनी 4 और ये 4 बराबर हो गए। ऐसे भी b का मान कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहां 2 लगा दिया हमने, अभी भी संतुलित है। रासायनिक समीकरण तो अभी भी संतुलित है कि a का मान 4 है और इधर भी a का मान 2 दूना 4 है। b का मान इधर कितना हो गया 2, क्योंकि ये b के आगे लग गया तो ये a के लिए और b के लिए दोनों के लिए है। ठीक है, तो b का मान कितना हो गया 2 हो गया, इधर हमने 2 लगा दिया। अभी भी रासायनिक समीकरण तो संतुलित है, लेकिन ये ठीक नहीं है। हमने बताया कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करते हुए रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो हमारा 2 से काम हो रहा था, पहले इधर 2 लगाने से ही काम हो रहा था केवल मात्र, इसलिए 2 का प्रयोग करते हैं। इसलिए किसका प्रयोग करते हैं, 2 का प्रयोग। तो ये सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग हो, नहीं तो बड़ी संख्या से कर सकते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं बेटा, हिट एंड ट्रायल विधि। तो हिट एंड ट्रायल विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ये था हमारे पास में हमारा चौथा स्टेप। कौन सा स्टेप था, चौथा स्टेप था। अब इसके बाद में देखते हैं 5वां स्टेप। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का जो 5वां चरण है, वो 5वें चरण की चर्चा करते हैं। बहुत सिंपल है। 5वें चरण की बात करें तो हमने अभी एक बात पढ़ी थी कि यदि परमाणुओं की संख्या कम या अधिक है, यानी कि अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या कम या अधिक हो रही है, अभिकारकों में अधिक है उत्पादों में कम है, या अभिकारकों में कम है उत्पादों में ज्यादा है, तो उतने सबसे छोटे पूर्णांक संख्या गुणांक का उपयोग करते उसको संतुलित किया जाता है। लेकिन संतुलन करने में भी एक बात का ध्यान रखा जाता है, यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है उनमें तो कोई विशेष ध्यान रखने वाली बात है नहीं। लेकिन यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में संतुलित किया जाता है। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त जो भी तत्व है उसको संतुलित किया जाता है, जो भी परमाणु है उसको संतुलित किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं,
हमारे पास में C3H8, हमारे पास में क्या है C3H8 प्लस O2 प्लस C3, इसको बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और ये बनता है क्या है इसमें, तीर का निशान CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2, इसको बोलते हैं प्रोपेन। ये प्रोपेन हो गया। और ये क्या हो गया हमारे पास में, ऑक्सीजन। क्या हो गया बेटा? ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या बन रहा है हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बन रहा है जल। क्या बन रहा है? जल। जब हमने प्रोपेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हुआ। अब इस रासायनिक समीकरण में हम ये देखते हैं, कार्बन कितने, इधर कार्बन 3 है, इधर कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 है, इधर हाइड्रोजन 8 है, और इधर हाइड्रोजन देखें, तीर के निशान के इधर हाइड्रोजन देखें कितने, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन इधर 2 है, और इधर 2 और 1 3 है। यानी कि इसका मतलब हम देख रहे हैं अभिकारकों में और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या असमान है। कार्बन की संख्या भी असमान है, हाइड्रोजन की संख्या भी असमान, और ऑक्सीजन की संख्या भी क्या है, असमान है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा तो इसका मतलब हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यदि रासायनिक अभिक्रिया में, तो उनको बाद में संतुलित किया जाता है। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य परमाणु जो उपस्थित हैं उसको संतुलित किया जाता है। देखो किसको संतुलित करेंगे, यहां पर कार्बन है तो सबसे पहले किसको करेंगे संतुलित, कार्बन को। तो कार्बन को संतुलित करते समय इधर कार्बन 3 है और इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 3 और इधर कार्बन 1 है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बेटा, हम किधर कितना अंक लगाएं, इधर 3 है इधर 1 है, तो 2 लगाने से तो पार पड़ेगी नहीं, तो क्या लगाएंगे हम, 3 का अंक लगाएंगे। देखो क्या करेंगे, C3H8 प्लस O2, तीर का निशान हमने लगा दिया 3, CO2 प्लस H2। जब भी संतुलित कर रहे हैं किसी परमाणु को, किसी रासायनिक समीकरण को, तो जिसको संतुलित कर रहे हैं, जिस परमाणु को संतुलित कर रहे हैं हम केवल उसी पर फोकस कर रहे हैं, चाहे उसमें और असंतुलित हो रहे हैं उस समय, उससे अब कार्बन पर फोकस कर रहे हैं तो कार्बन को संतुलित कर रहे हैं, कार्बन की संख्या को। इधर कार्बन कितने, 3, और इधर कार्बन कितने हो गए, 3। ठीक है, हालांकि ऑक्सीजन का मान और भी गड़बड़ा गया, पहले तो गड़बड़ा ही रहा था ऑक्सीजन का मान, इधर 2 ऑक्सीजन थे, उधर कितने ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन थे। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में और गड़बड़ा गया, ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, इधर कितने, 2, और इधर कितने हो गए, 3 दूनी 6। ये जो पैर के नीचे होता है वो सामने से गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 1 11 7, इधर 2 है ऑक्सीजन, इधर 7 है। हाइड्रोजन की बात करें, इधर 8 है और इधर कितना है, 2 है। तो सबसे पहले हमने किसको संतुलित किया, कार्बन को। कार्बन इधर कितना था, 3, और इधर कार्बन कितना हो गया, 3। अब कितना कर दिया हमने, 3, तो कार्बन तो संतुलित हो गया। कार्बन को संतुलित करने के बाद में अब किसको संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन को। किसको संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो देखो बेटा, हाइड्रोजन को संतुलित करते समय क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन को संतुलित करते समय हम यही देखेंगे, इधर हाइड्रोजन 8 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो हम कितने अंकों का प्रयोग करें, यानी कि इधर संख्या हाइड्रोजन की ज्यादा है, इधर संख्या कम है। तो ऐसी स्थिति में 8 करने हाइड्रोजन हमको, इधर कितने, 8 करने हैं, तो 2 का अंक लगाए तो यहाँ 2 दूना 4 ही होंगे, 3 का लगाए तो 3 दूना 6 होंगे, और 4 का लगा देंगे तो 4 दूना 8। इसका मतलब कितने का अंक लगाए, इधर 4 का। अगर कम में संतुलित हो जाता तो पहले छोटा अंक प्रयोग में करते हैं। देखो C3H8 प्लस O2, तीर का निशान 3CO2 प्लस 4H2। अब देखो हाइड्रोजन संतुलित हो गया, कार्बन संतुलित है ही, कार्बन इधर 3 है, इधर भी 3 है, हाइड्रोजन इधर 8 है और इधर कितना हो गया, 4 दूना 8। तो बेटा हमने हाइड्रोजन को संतुलित कर लिया।
इसके पश्चात किसको संतुलित करें हम? ऑक्सीजन को। अब किसको संतुलित करते हैं? ऑक्सीजन को। देखो ऑक्सीजन को संतुलित करते समय एक चीज का और ध्यान रखेंगे हम, इसमें किसी एक अभिकारक में नहीं देखेंगे या एक उत्पाद में नहीं देखेंगे, यानी कि हम टोटल देखेंगे कुल अभिकारकों में कितने ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं, कुल उत्पादों में कितने बन रहे हैं। इधर ऑक्सीजन का मान कितना है, तीर के निशान के इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। इधर कितने बेटा? 2 हैं। और इसके सामने कितने, देखो सामने कितने ऑक्सीजन है, इसमें सामने हमको दिख रहा है साफ साफ कितने ऑक्सीजन है, 3 दूना 6 और 4, ये इसके सामने लग रहा है 4, तो 3 दूना 6 और 4 कितने हो गए बेटा? 10। यानी कि अभिकारकों में ऑक्सीजन 2 है और उत्पादों में ऑक्सीजन 3 दूनी 6 तो इसमें हो गए और 4 इसमें हो गए, कितने हो गए टोटल? 10 हो गए। इसका मतलब इधर भी 10 होना चाहिए, इधर भी 10 होना चाहिए। मैं 2 का अंक लगाऊंगा, कितने होंगे? 2 दूना 4 तो कम रहेंगे। 3 का लगाऊंगा, 3 दूना 6 कम रहेंगे। 4 का लगाऊंगा, 4 दूना 8 वो भी कम रहेंगे। 5 का लगाऊंगा, 5 दूना 10। इसका मतलब कितना अंक लगाऊं? 5 का। देखो लिखते हैं समीकरण को, C3H8 प्लस 5O2 gives us 3CO2 प्लस 4H2O। देखो बेटा ऑक्सीजन कितने हो गए? इधर 5 दूना 10 ऑक्सीजन हो गए और इधर कितने हो गए? इधर 5 दूना 10 हो गए, इधर कितने हो गए? 3 दूनी 6 और 4 10। इसका मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया और यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई हमारी। ये रासायनिक समीकरण कैसी हो गई? संतुलित, जिसमें जितने परमाणु अभिकारकों में भाग ले रहे हैं उतने ही उत्पाद में बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन भी हो गया और साथ साथ क्या हो गया कि रासायनिक समीकरण हमारी संतुलित हो गई। तो ये रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जा रहा है? ये कौन सा स्टेप था बेटा हमारा? ये स्टेप था हमारा 5वां। कौन सा स्टेप था? 5वां। अब हम आते हैं 6ठे स्टेप पर कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का 6ठा चरण क्या होगा। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का 6ठा चरण, देखो 6ठे चरण में आते हैं। अब किन बातों का ध्यान रखेंगे हम 6ठे चरण के अंतर्गत? 6ठे चरण में किन बातों का ध्यान रखेंगे? ये रहा 6ठा चरण। देखो हमने क्या देखा, अभिकारकों को, पहले स्टेप अभिकारकों को लिखा, फिर उत्पादों को लिखा, उसके बाद में एक से अधिक भाग ले रही हैं तो धनात्मक चिन्ह का प्रयोग भी किया। उसके पश्चात द्रव्यमान संरक्षित रहे, इस बात का भी ध्यान रखा गया। उसके बाद में द्रव्यमान संरक्षित रहे, इसके लिए रासायनिक समीकरण संतुलन का ध्यान रखा गया, जिसमें हिट एंड ट्रायल विधि का हमने ध्यान लगाया। 6ठे स्टेप में हम आते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद, जो भी पदार्थ बन रहे हैं, जो भी अणु बन रहे हैं, उन अणुओं में वो गैसीय स्टेज में हो सकते हैं, वो द्रव अवस्था में हो सकते हैं, वो ठोस अवस्था में हो सकते हैं या एक्वस अवस्था में हो सकते हैं। यानी कि भाग लेने वाले अभिकारक ठोस, द्रव या गैस या एक्वस, इसमें से कोई सी भी एक अवस्था में हो सकते हैं और उत्पादों में भी इन चारों अवस्थाओं में से कोई एक अवस्था पाई जा सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे हमने C+O2 गिव्स बना CO2, क्या बना बेटा? CO2। अब इसमें देखेंगे कि जो कार्बन है वो ठोस अवस्था में है, द्रव में है या गैस अवस्था में है। तो हम जानते हैं कार्बन या कोयला किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। देखो ठोस अवस्था को इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉलिड, तो इसके लिए S का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था को बोलते हैं हम लिक्विड, तो L का प्रयोग किया जाता है। और गैस अवस्था को हम इंग्लिश में गैस लिखते हैं तो स्मॉल g। और एक द्रव अवस्था में यदि कुछ घुला हुआ है, घोल बना हुआ है, तो उस अवस्था को बोलते हैं एक्वस और उसके लिए एक चिन्ह प्रतीक के रूप में प्रयोग लिया जाता है AQ। क्या लिया जाता है? AQ। ठीक है, तो जिस भी अवस्था के अंदर, जिस भी भौतिक अवस्था में अभिकारक और उत्पाद हैं, उस भौतिक अवस्था को उसके सामने कोष्टक में लिख दिया जाता है। जैसे देखो कार्बन है ठोस अवस्था में, तो कोष्टक में क्या लिख दिया? S। क्या लिख दिया? S। ये O2 है गैसीय अवस्था में, तो क्या लिख दिया? G। CO2 गैसीय अवस्था में है तो क्या लिख दिया? G।
इस प्रकार से इनके सामने ही कोष्टक में इनकी भौतिक अवस्था को निरूपित किया जाता है। ये कौन सा स्टेप था हमारा? छठा स्टेप। छठे स्टेप के अंदर भौतिक अवस्था के रूप में निरूपित किया जाता है। हमने देखो कार्बन है ठोस अवस्था में, तो ठोस को सॉलिड बोलते हैं और ऐसे निरूपित किया। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में तो हमने किस रूप में निरूपित किया? ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में जी के रूप में निरूपित किया, और CO2 गैसीय अवस्था में तो जी के रूप में निरूपित किया, गैसीय रूप में। यदि लिक्विड होता, द्रव अवस्था में होता तो स्मॉल एल से, और एक्वस अवस्था होता तो किससे करते हैं हम? एक्वस अवस्था को हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं हम, एक्वस अवस्था का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये 7वें स्टेप के रूप में एक्वस अवस्था को अपनी बुक में बताया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ में करवाते हैं तो क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन रहा है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गैप देकर रखेंगे अपन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड आप अच्छे से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, जो हम घरों में कली करने के लिए जो मार्केट से कली खरीद कर लाते हैं, ठीक है, वो कली क्या होती है? कैल्शियम ऑक्साइड होती है। उसकी जल के साथ अभिक्रिया हो रही है। किसके साथ अभिक्रिया हो रही है? जल के साथ में। ठीक है, जब वह कली को हम ला करके पानी में डाल रहे हैं तो हम जानते हैं घोल बनता है। एक सफेद रंग क्या बनता है? घोल बनता है। और क्या प्राप्त हमको क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना। क्या प्राप्त होता है बेटा? बुझा हुआ चूना। किसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। किसको बोल रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोल रहे हैं। ऐसी अवस्था में देखो, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो हम कली लेकर के आ रहे हैं वो किस अवस्था में देखने को मिलता है हमको? ये तो ठोस अवस्था में। कली किस अवस्था में? ठोस अवस्था में तो S का प्रयोग किया जाता है सॉलिड के लिए। ये जल है लिक्विड अवस्था में तो L का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और ये घोल बना है यहां पर, इस स्टेज क्या बोल रहे हैं हम? एक्वस। क्या बोल रहे हैं बेटा? एक्वस। AQ के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा चूना। ठीक है, और ये बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ध्यान रखने वाली बात है, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझे हुए चूने के नाम से जानते हैं। तो छठे और सातवें चरण में हमने क्या पढ़ा? छठे और सातवें चरण में पढ़ा हमने कि जो भी अभिकारक है, जो भी उत्पाद है, उनकी भौतिक अवस्था क्या है। उनकी भौतिक अवस्था ठोस अवस्था है या द्रव अवस्था है या गैसीय अवस्था है या एक्वस अवस्था है, उस अवस्था के रूप में उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम, तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय? अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है बेटा? देखो कि कोई A हमारे पास में अभिकारक है और इससे हमारे पास में क्या बन रहा है? B। क्या बन रहे हैं? B उत्पाद बन रहे हैं। A अभिकारक से B उत्पाद बन रहे हैं। मान लीजिए एक निश्चित समांतराल के बाद जैसे ही A अभिकारक से B उत्पाद बनना प्रारंभ होता है, जैसे कुछ मात्रा में B उत्पाद बनता है, वापस A अभिकारक बनने लगता है। वापस क्या बनने लगता है? A अभिकारक बनने लगता है। यानी कि A अभिकारक से B उत्पाद बन रहे हैं और B से वापस क्या बन रहे हैं? A बन रहे हैं। अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है। अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है। ऐसी स्थिति में इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और इसको दो अर्ध तीरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि अभिक्रिया A से B की दिशा में भी चल रही है और अभिक्रिया B से A की दिशा में भी चल रही है। इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं।
और 2 अर्ध तीरों के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, इसी में यदि ए से बी बन रही है, ए से ए अभिकारक से बी उत्पाद बन रहे हैं, लेकिन बी से वापस ए नहीं बन सकता, बी से वापस ए नहीं बन सकता, तो ऐसी स्थिति में यह अभिक्रिया कहलाती है अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक से उत्पाद बनने के पश्चात उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बनाया जा सकता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2 गिव्स CO2, CO2 से वापस C+O2 नहीं बन सकता, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अनुत्क्रमणीय। और ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा बेटा? रासायनिक परिवर्तन। ये हमारे पाठ में 8वां स्टेप था। क्या था हमारे पास में? 8वां स्टेप था। 8वें स्टेप के बाद में हम 9वें स्टेप की बात करें। किसकी बात करें? 9वें स्टेप की बात करें। तो देखो 9वें स्टेप के अंतर्गत क्या आएगा? 9वें चरण के अंतर्गत क्या आएगा? हम ये भी जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, और उस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए एक निश्चित दाब की आवश्यकता होती है। यानी कि एक निश्चित ताप और एक निश्चित दाब की आवश्यकता होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर और एक निश्चित दाब की, एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है, वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। तो देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे हमारे पास में N2+3H2 की बात करें, N2+3H2 की बात करें, तो यानी कि नाइट्रोजन N2+3H2 गिव्स क्या बन रहा है हमारे पास में? 2NH3, यानी कि नाइट्रोजन और क्या क्रिया कर रहा है? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बना रहा बेटा? अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बना रहे हैं। ये गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में है, और ये भी क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। क्या बन रहे हैं? गैस बन रहा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया 773 केल्विन ताप पर, 773 केल्विन ताप और 200 एटीएम दाब, 200 एटीएम दाब पर संपन्न होती है। यानी कि हम हमारी बात पर आते हैं। 9वां स्टेप क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए एक निश्चित तापमान और एक निश्चित दाब की आवश्यकता होती है, और उस निश्चित तापमान और निश्चित दाब को तीर के निशान के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है कि किस रासायनिक अभिक्रिया को कितने तापमान और कितने दाब की आवश्यकता है। जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनती है, इसके लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है? 773 केल्विन तापमान की आवश्यकता होती है, और दाब की कितनी आवश्यकता होती है? 200 एटीएम दाब की आवश्यकता होती है। यानी कि 200 एटीएम एटमॉस्फेयर। एटीएम किसके लिए काम लिया जाता है? एटमॉस्फेयर के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो 9वां स्टेप क्या? जो भी ताप है, दाब है, जितने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है उसको तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। हम बात करते हैं 10वें स्टेप की। 10वें स्टेप की बात करते हैं, और 10वां स्टेप या 10वां चरण क्या होगा? देखो जो 10वां चरण है, 10वें चरण में हम ये देखते हैं, 2 शब्द आएंगे हमारे पास में, उष्मा शेपी और उष्मा शोषी। उष्मा शेपी और उष्मा शोषी। देखो ये क्या होता है बेटा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो उस दौरान हो सकता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न हो। उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो? उष्मा उत्पन्न हो, निष्कासित हो। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को एक नाम देते हैं उष्माक्षेपी। क्या देंगे? उष्माक्षेपी। और जितनी भी मात्रा में उष्मा निकल रही है,
यानी कि ये ए अभिकारक है और इससे बी उत्पाद बन रहे हैं। ए से क्या बन रहे हैं? बी बन रहे हैं। ए से बी बनते समय ए और बी, यानी कि ये देखो ए और बी ने क्रिया की और सी बन रहे हैं। ठीक है, इस दौरान ए और बी की क्रिया करने से, ए और बी के क्रिया करने से सी बनते समय उष्मा उत्सर्जित होती है। उष्मा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जितनी उष्मा उत्सर्जित होगी उसको इसके साथ प्लस में दिखाया जाता है। जितनी भी ऊर्जा होगी उसको इसके साथ प्लस में दिखाया जाता है। ठीक है, और मान लीजिए ए और बी क्रिया कर रहे हैं और सी बन रहे हैं और उसमें उष्मा का अवशोषण होता है। ऐसे भी क्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करते तो उष्मा का अवशोषण हो तो उसको क्या बोलते? उष्मा शोषी। उष्मा शोषी, उष्मा शेपी, उष्मा का अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जन हो, और उष्मा शोषी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उष्मा का अवशोषण हो तो उष्मा शोषी, उष्मा का शोषण हो, उष्मा अवशोषित हो, उसको क्या बोले? उष्मा शोषी। अब कितनी ऊर्जा या उष्मा अवशोषित हुई है उसको यहां माइनस से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? माइनस से ऊर्जा दिखाएंगे। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है उष्मा शेपी अभिक्रिया कहलाती है, और जितनी मात्रा में ऊर्जा या उष्मा का उत्सर्जन होता है उसको उत्पाद के साथ प्लस में दिखाया जाता है। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित हो रही है ऐसे अभिक्रिया को उष्मा शोषी बोलते हैं, और जितनी मात्रा में उष्मा का अवशोषण हो रहा है उसको माइनस में इसके साथ में दिखाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे किसी एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, जो अभी हमने पढ़ा था। अभी हमने किसका पढ़ा था? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पढ़ा था। उसमें 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल, 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यानी कि जो हमने पढ़ा N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3 प्लस में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है? 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होगा बेटा? उत्सर्जन होगा। अवशोषण की बात करें जैसे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करवाएं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करवाएंगे तो NO2 बनेगा, और NO2 के साथ में यदि हम देखें तो माइनस में लगभग 21.6, लगभग 21.6 कैलोरी ऊर्जा, 21.6 कैलोरी ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होता है। ठीक है, अब अवशोषण और उत्सर्जन को कैसे समझे? कोई भी अभिक्रिया उष्मा शेपी है या उष्मा शोषी है इस बात से पता लग जाता है हमको। कैसे पता लग रहा है बेटा? पता इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे कोई दो अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं और अभिकारकों से उत्पाद बन रहे हैं, पात्र गर्म हो रहा है। पात्र क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। इसका मतलब हम समझ गए उष्मा उत्सर्जित हो रही है। उष्मा क्या हो रही है? उत्सर्जित। और यदि पात्र ठंडा हो रहे हैं इसका मतलब जो पात्र में उष्मा थी उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया। तो ऐसी अभिक्रिया कैसे हो रही है? पात्र में अभिक्रिया उष्मा शोषी हो रही है। ठीक है, इसके पश्चात 11वें स्टेप की बात करें, 11वें स्टेप की बात करें तो 11वां स्टेप हमको ये कहते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई उत्प्रेरक भाग ले रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग ले रहे हैं? उत्प्रेरक भाग ले रहे हैं, तो उस उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर दर्शा दिया जाता है। अब पहले बात तो ये आती है कि उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, लेकिन खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। यानी भी कोई भी ऐसा पदार्थ मिला रही है जो खुद तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देगा, तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल अभी हमने देखा था, जो रासायनिक अभिक्रिया हमने देखी उस रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल को देख ले। निकिल जैसे पदार्थ है, जैसे निकिल है, क्या है? निकिल है। ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो उस उत्प्रेरक को जैसे ए और बी कोई
अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, और सी उत्पाद बना रही है, और इसमें कोई पदार्थ मिलाया जाता है जो इसकी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, घटा देता है, उसको उत्प्रेरक बोलते हैं, और उसको तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। उसको क्या लिखेंगे? तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। जो भी उत्प्रेरक है वो बढ़ाने वाला है, घटाने वाला है, तो उत्प्रेरक को भी तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। तो ये था हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का 11वां चरण, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का 11वां चरण, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के 11 चरण थे, और 11 चरणों का हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा